हेलो बच्चों, बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें कार रेस, बाइक रेस वगैरह वगैरह बहुत सारी मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। एक धूम मूवी आई थी, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसमें हम लोग रेसिंग कार्स, रेसिंग बाइक्स के बारे में जानते हैं। पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन सब कार के पीछे की साइंस और स्पीड के पीछे का जो राज राज होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो किसी स्पीड कार की या बाइक की स्पीड के पीछे का जो राज होता है वो राज है एक्सेलरेशन। और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आई होप कि आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में बात हुई थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, फलाना ढिमाका क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन है राज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का राज है। अब ये स्पीड और वेलोसिटी का जो राज है वो क्या है, जरा बात करते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने बहुत सारी कार को ऐसे चलते हुए देखा होगा, पर वो कार, मान लो कोई कार है जो रुकी हुई है रेस्ट पे, और वो चलना स्टार्ट करती है। तो अचानक से तो ऊपर स्पीड नहीं पकड़ लेती है ना, कि ऐसे रुके अचानक से पहुंच गए हम 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे। वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है। हाँ, बहुत सारी कार होती है जो बहुत जल्दी वो टॉप स्पीड गेन कर पाती हैं। बहुत सारी कार होती है कि वो स्पीड गेन थोड़ा लेट करती है। तो स्पीड गेन वो कब करती है, कब नहीं करती है, इसके बारे में हमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन कोई भी कार अचानक से अपनी टॉप स्पीड पे नहीं पकड़ पकड़ पाती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड, और कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, तो इस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए उसने कुछ टाइम लगाया होगा। मान लेते हैं कि उसको टाइम लगा है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में इसने कुछ स्पीड अचीव की या कुछ वेलोसिटी अचीव की। जो स्पीड या जो वेलोसिटी इसने अचीव की है उस टाइम में, ये टाइम का रेट ही डिसाइड करता है कितनी जल्दी ये स्पीड गेन की है या कितनी जल्दी ये लॉस की है। अगर उसने स्पीड को जल्दी गेन किया है तो हम बोलेंगे कि वो ज्यादा एक्सेलरेट हुई है, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा है। अगर उसने लेट किया है तो हम बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कम। तो अब कितना एक्सेलरेशन ज्यादा कैसे होता है, कम कैसे होता है, इसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, और ज्यादा एक्सेलरेशन होने से क्या फायदा होता है, कम एक्सेलरेशन होने से क्या फायदा होता है, कि अगर एक्सेलरेशन की रेट ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब कि कोई गाड़ी होगी वो कम टाइम में अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेगी। और जब वो कम एक्सेलरेट करेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा अपनी स्पीड को गेन करने में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसको ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि मान लो दो कार है, एक कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन करती है इन जस्ट 4 सेकेंड्स, और एक कार है जो 0 से 100 की किलोमीटर की स्पीड को अचीव करती है इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड इसको लगते हैं, 4 सेकेंड इसको लगते हैं। अब किसका इंजन ज्यादा पावरफुल होगा, ये कैसे बताया जा सकता है। ऑब्वियसली जिसका 4 सेकेंड में जिसने स्पीड को अचीव किया है उसका इंजन ज्यादा पावरफुल होगा। कंडीशन अप्लाइड है कि जो कार है, मतलब दोनों की कार है, उस पे जो वेट है वो बराबर रखा गया है। ठीक है, वेट कम ज्यादा नहीं है। तो ये 4 सेकंड वाले के पास के इंजन का पावर ज्यादा होगा। अब ये मैंने केवल टाइम को देख के कैसे बता दिया कि किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर कम। ये इस तरह से बताया जाता है कि अगर जिसका पावर ज्यादा होगा वो स्पीड को गेन बहुत जल्दी करेगा, और बहुत जल्दी करने का मतलब कि इंजन ने ज्यादा वर्क किया, यानी कि उसने ज्यादा फोर्स लगाया। अच्छा, फोर्स से क्या बात समझ में आती है, फोर्स से ये बात समझ में आती है कि जब हम किसी भी बॉडी को फोर्स लगाते हैं और उसका मास कांस्टेंट है तो वो बॉडी की स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। और जब वो एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन की जो रेट होती है कम या ज्यादा, उसी से डिसाइड हो जाता है कि जो अपनी टॉप स्पीड है कौन कितनी जल्दी गेन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातें और करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली हम उसको मान लेते हैं u। ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसको हम मान लेते हैं u। और फिर इसको कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी
फाइनल देखा जाता है v। इसको हम बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। मान लेते हैं कि इसको कुछ डेल्टा टी टाइम लगता है इस यहां से यहाँ की स्पीड को अचीव करने में। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का तरीका पता है क्या है? एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का तरीका है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये एक्चुअली में टाइम रेट होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे देखेंगे? मान लेते हैं कि u से v गया, तो इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी है? देखो, चेंज इन वेलोसिटी, क्या इसको हम v माइनस यू लिख दें? कितनी थी चेंज इन वेलोसिटी? v माइनस यू। ठीक है, अब v माइनस यू को हम डेल्टा v भी लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं। ठीक, टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन इज डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है? कितना हुआ है? डेल्टा वी। यानी कि डेल्टा टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? डेल्टा टी। अब डेल्टा वी, अब हमको क्या समझना है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन कितना सेकेंड भैया? इन 1 सेकेंड। तो यूनिटरी मेथड कहता है ना कि इस डेल्टा टी को उधर से डिवाइड कर दो, तो उधर कितनी वैल्यू लिखी है? डेल्टा वी। उसको डिवाइड करना है किससे? डेल्टा टी से। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। और यही चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड को हम बोला जाता है एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं भैया? एक्सीलरेशन। समझ में आया? यानी कि एक्सेलरेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, चिरकुट सा फॉर्मूला है, याद है आप लोगों को? याद ही होगा, बस मैंने इसको ऐसे बताया ताकि आपको फील आ जाए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, अब इस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को भी जरा डिटेल में समझो कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है। डेल्टा टी वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सेकेंड, या लिख लो टाइम, लिख लो टोटल टाइम, टोटल टाइम। समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब समझो इसको फील कैसे करना है, उसको समझो। इसकी यूनिट क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड अपॉन में टोटल टाइम की क्या हो जाएगी? सेकेंड। अब एक्सेलरेशन की यूनिट को सेकेंड नीचे लाते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको पढ़ तो लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमेशा हमेशा याद रखना कि ये यूनिट थी मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, क्या याद रखोगे? मीटर पर सेकेंड याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, देखो कैसे। यूनिट, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैसे? अब मैं बार बार इसको याद रखने को क्यों बोल रहा हूं? इसको याद रखने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं हम लोग, तो कई बार हम फालतू में पेन उठाते हैं, जबकि कैलकुलेशन उसको बिना पेन उठाए भी की जा सकती थी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए किया जा सकता है। जैसे जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक कार है, उस कार जो एक्सीलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे याद रखना है? याद रखना है इसको 5
मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का टाइम दिया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो लिख देते हैं इसको 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछे कि 2 सेकंड में कितना होगा, बताओ भैया। इन 2 सेकंड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5। ध्यान में रखो, देखो 5 मीटर पर सेकंड है 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इन टी सेकंड कितना हो जाएगा? इन टी सेकंड कितना हो जाएगा? 5 इंटू में टी। समझ में आया? 1 सेकंड में क्या हुआ? 5 इंटू 1। 2 सेकंड में 5 इंटू 2, तो टी सेकंड में 5 इंटू टी। समझ में आया? ये था चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब 30 सेकंड में हमको बोला गया कि चेंज इन वेलोसिटी, या 2 सेकंड में हमको बोला चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने बोला 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में बदलाव हुआ, चेंज हुआ। ये किसकी वैल्यू है? v माइनस यू की। v माइनस यू की कितनी वैल्यू है? 2 इंटू 5। ठीक है, या बोल दो इसको 10 मीटर्स पर सेकंड। अगर आपको कोई बोले कि नहीं नहीं, ये हमको चेंज वेलोसिटी हमको पता चल गया, ये चेंज वेलोसिटी हमको पता चल गया, लेकिन मुझे जानना है कि इस वक्त स्पीड कितनी है या इस वक्त वेलोसिटी कितनी है। तो उसके लिए बोलेगा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो v माइनस यू बराबर कितना आया है? 10। v माइनस यू इक्वल्स टू कितना आया है? 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी देगी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 2 मीटर पर सेकेंड रखे, v माइनस 2 इक्वल्स टू 10, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्या आया? 12 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी। कैसे निकालें? केवल और केवल फील से। क्या समझ में आया? मैंने बोला कि यूनिट को याद रखने का तरीका क्या है कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, क्या? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी हुई। अब जितना टाइम दे दिया जाए उसको मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 2 सेकंड में कितनी होगी? 2 इंटू 5 3 सेकंड में, 3 इंटू 5 3 सेकंड में, 3 इंटू 5। ठीक है, अब 2 सेकंड की बात मैंने की थी तो 2 इंटू 5 हुआ। अब इनिशियल वेलोसिटी कोई दे दे उसमें जोड़ दो। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कुछ वेरिएबल्स के टर्म में। कैसे करते हैं? कुछ वेरिएबल्स के टर्म में। आ जाओ, जैसे बोला गया कि चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है, एक्सेलरेशन की जो रेट है, वो a मीटर पर सेकेंड दी गई है। क्या दी गई है? a मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? एक सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी है a मीटर पर सेकेंड। तो t टाइम में कितनी होगी? इन t सेकेंड। टी सेकेंड में कितनी हो जाएगी? a इंटू में टी। कितनी हो जाएगी? a इंटू में टी। अब हमसे बोला गया कि नहीं, हमको ये नहीं बताओ, हमको ये बताओ कि v की वैल्यू क्या है? इफ इफ इनिशियल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या आई यहां से? a इंटू में t। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u उधर चला जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस ए टी। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कोई रटने वाली चीज नहीं थी, बिना इसी फॉर्मूला के अभी हमने कैलकुलेशन किया था।
ये कैलकुलेशन हमने बिना फॉर्मूले के ही किया था। समझ में आया? तो फॉर्मूला रटना जरूरी नहीं था। मैंने बोला कि इसको फील करो, कैसे समझना है। हमको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे पढ़ें। इसको हम पढ़ेंगे, बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर याद रखेंगे कि ये होती है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ये ऊपर जो है ये चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है और नीचे दिखाता है कि कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितने देर में हो रही है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, फील करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं, वो हो सकता है कि फॉर्मूला उसमें लगाना ही नहीं पड़े। देखने में लगते हैं कि कुछ खतरनाक सवाल है, पर फॉर्मूला उसमें लगाना ही नहीं पड़ता है। उस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जा सकता है। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अरे वाह! ये क्या है? ओह! यस, ये फ्लैश और अपनी कार, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए एक्सेलरेशन के। ठीक है? बढ़िया किया। ये ये फ्लैश भाई साहब है, बहुत तेज भागता है, बहुत तेज। पर कितने तेज भागे, कितनो तेज भागना हो, स्टार्ट 0 से करेगा और एक्सेलरेट होना पड़ेगा। ये देखिए, ये अपनी कार है, कोई कार, ठीक है? अब कार स्टार्ट होगी 0 से ही, तो उसको अपनी टॉप स्पीड अचीव करने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को कम करना होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और वही सब, कुछ कार महँगी होती है, कुछ कार सस्ती होती है। ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ठीक है? आइए, तो हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया गया कि 1100 किलोमीटर पर आवर की साउंड प्रूफिंग की गई। साउंड प्रूफिंग की गई। इसका मतलब है कि अगर कोई साउंड इस स्पीड से आ रही हो तो हम उसको रोक सकते हैं, इससे ज्यादा आ रही हो तो भी रोक सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर इससे कम आए, इससे कम स्पीड से वो अचीव, जैसे कि एक प्लेन, एक फाइटर जेट, वो इधर उड़ रहा है कुछ V1 स्पीड से, ये यहाँ पे, ये कुछ उड़ रहा है V2 स्पीड से। ठीक है? तो ये फाइटर जेट जब उड़ रहा होगा, तो ये फाइटर जेट उड़ रहा होगा, तो इसकी आवाज उसको सुनाई दे रही होगी, है ना? इसकी आवाज इसको सुनाई दे रही होगी। अगर ये फाइटर जेट चाहता है कि इसको, इस V2 स्पीड से उड़ने वाले फाइटर को मेरी आवाज ही ना सुनाई दे, तो एक्चुअली में इस आगे वाले को इतना तेज जाना पड़ेगा कि इसके साउंड की जो स्पीड है उससे भी तेज इसको चलना पड़ेगा। अगर उससे कम हो रही इसकी स्पीड, तब तो ये सुनाई देगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गई, मान लो कि ये V1 प्लस एयर में जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की। ठीक है? तो V1 जो भी स्पीड हो, 332 मीटर पर सेकंड, V1 की वैल्यू ही हम ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 20 मीटर पर सेकंड V1 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 20 प्लस 332 यानी कि 352 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ये फाइटर प्लेन उड़ रहा है। मतलब इस स्पीड से इसकी साउंड यहाँ तक पहुंच रही है। अगर ये चाहता है कि मुझे इसकी साउंड ना सुनाई दे, तो इसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? कम से कम तो 352 मीटर पर सेकंड होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। समझ में आया? अगर हमको ऐसा करना है, तो हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बोला गया है कि जो इसकी स्पीड है इस टाइम पे, वो 20 मीटर्स पर सेकंड है। कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकंड है। और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है इसका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका जो हो सकता है, वो हो सकता है 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो सकता है? 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको बताओ मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कितना टाइम लगेगा इस प्लेन को साउंड प्रूफ होने में, इस प्लेन को
साउंड प्रूफ होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है, कुछ लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करो, निकालो, देखो कैसे आता है। कैलकुलेशन अपना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। 352 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड अभी भी 20 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इक्वेशन लगा रहे होंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v की वैल्यू हमको दी गई है कि 352 हो जाना चाहिए कम से कम, तो 352 इक्वल्स टू u की वैल्यू दी गई है 20 प्लस एक्सेलरेशन दिया गया है 15 इंटू में t, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, 352 20 माइनस करोगे तो 332 आ जाएगा इक्वल्स टू 15 टी आ जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 332/15 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक और बताएं। पेन कॉपी तो फिर भी क्वेश्चन आसान ही है, पर बिना पेन कॉपी उठाए कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान समझो कि इसको मैक्सिमम कितना अचीव करना है 352, अभी कितने से उड़ रहा है 20 से, ठीक है। यानी कि इसको डेल्टा भी कितना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी कितनी चाहिए 352 माइनस 20 चाहिए, इतनी ही वेलोसिटी इसको चेंज होनी चाहिए। इतनी वेलोसिटी चेंज करने का मतलब कि कितनी चेंज करना है, इसको 332 मीटर्स पर सेकंड चेंज करना है डेल्टा वी, और ये 1 सेकंड में कितना कर सकता है 15, 1 सेकंड में कितना कर सकता है 15, तो 332 करने में कितना टाइम लगेगा 332/15, लो 332/15, समझ में आया कि नहीं है? ये 22 पॉइंट समथिंग सेकेंड आएगा, कर लेना अपना, ठीक है। कितना आएगा 22.1 कुछ आएगा, सॉरी मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया सेकेंड्स, ठीक है। कुछ इतना टाइम लगेगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश करना, एक्सेलरेशन को पढ़ना, तो एक्सेलरेशन को इस तरह से पढ़ना कि 15 मीटर पर सेकंड नहीं, स्क्वायर नहीं है, ये क्या है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की चेंज होगी, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात इसलिए कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम, और जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, इसको समझने का एक तरीका है, ठीक है। एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं, पर समझते हैं, दोनों तरीका मिलके एक ही बात कहता है। पहले कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मान लो एक बॉक्स है, ये बॉक्स इधर जा रहा है कुछ u वेलोसिटी से, और जो एक्सेलरेशन है वो भी इधर ही है, तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। और अगर ये एक्सेलरेशन a1 लिख देते हैं इसको, तो a1 कैसा है, पॉजिटिव। अगर कोई एक्सेलरेशन a2 उल्टा लग रहा है, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये a2 को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव, ठीक है। ये है इसका साइन कन्वेंशन, बहुत सिंपल सा। इसको समझाने का दूसरा तरीका क्या है, समझाने का दूसरा तरीका ये है कि अगर एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन increases speed, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस स्पीड, तो क्या होगा वो पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस स्पीड, डिक्रीजेस स्पीड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। हालांकि दोनों बातें बहुत सिमिलर है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कार आ रही है, ठीक है, और कार छोड़ो साइकिल, क्योंकि हम रोकने वाले हैं उसको, कार आ रही है, सॉरी साइकिल आ रही है, उसको अगर जिधर आ रही है मैं उसको अपोजिट साइड में धक्का दूं तो उसकी स्पीड कम होगी, बोलो यार। और स्पीड कम होगी तो चूंकि मेरा एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट था, तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव है। और उसी वजह से उसकी स्पीड घटी है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि अगर स्पीड घटाया है तो वो कैसा है, नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? जैसे इसको देखो, ये अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा,
लेकिन अगर मैं आ रहे इस नीचे आ रहे इस पेन के ऊपर हाथ लगा रहा हूँ, तो नीचे तो ये अब भी आ रहा है, पर अब उतनी स्पीड से नहीं आ रहा है जितनी स्पीड से ये पिछली बार में आया था। तो अगर मैं अपने हाथ का एक्सेलरेशन को देखूं, तो इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ थी? नीचे की तरफ। और मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? ऊपर की तरफ। यानी मेरा एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के जो अपोजिट है वो इसकी स्पीड घटाएगा। अच्छा, मान लो यही मैं नीचे की तरफ लगा दूं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर उसके अपोजिट होता है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। या फिर यूं कह लो कि अगर वो वेलोसिटी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर स्पीड घटा रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। पर ध्यान रखना यहाँ पर बात स्पीड की हो रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये कब होता है कि एक्सेलरेशन स्पीड घटा नहीं रहा है, बढ़ा नहीं रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका रेडियस है r। ठीक है? ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई r होती है और हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या AC बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी स्पीड की डायरेक्शन देखें तो इसकी स्पीड की डायरेक्शन जस्ट इधर की तरफ होगी और एक्सेलरेशन ऐसे। तो ये किधर की तरफ लग रहा है? इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, या फिर उसका कोई भी एक कंपोनेंट सेम या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड घटाता बढ़ाता है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड, देयर विल बी नो चेंज in speed. It will only change the direction. यानी कि वो स्पीड नहीं बदलेगा, वो क्या बदलेगा? वो केवल और केवल डायरेक्शन बदलेगा। और केवल डायरेक्शन बदल रहा है तो हम उसका साइन डिफाइन नहीं कर सकते। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो हमको पता चल गया, दूसरा है v और t का ग्राफ। ठीक है, v और t का ग्राफ। अभी ग्राफिकल एनालिसिस मैं पढ़ाऊंगा, पर मैं बता देता हूं जरा थोड़ी सी बात। ग्राफ बिटवीन v एंड t। ठीक, मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी ग्राफ है, टाइम का ग्राफ। और यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया और मैं बोल रहा हूं कि ये ग्राफ किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम का कर्व है। तो अगर जरा इस ग्राफ को रीड करना आता हो तो समझोगे कि किसी भी टाइम पर हम देखें, किसी भी टाइम पर, तो जो वेलोसिटी है वो उतनी है जितनी पिछली बार थी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गिवन, तो वो t1 पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी, t2 पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी, और चाहे जितने भी टाइम है वो सब पर 5 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं दूसरा एक ग्राफ बनाऊं, एक और ग्राफ बनाते हैं, तो जरा इस ग्राफ को गौर से देखो, तो इसकी स्पीड यहां पर कुछ और थी, मान लेते हैं इसको v1, यहां पर कुछ और थी, मान लेते हैं इसको v2, यहाँ पे कुछ और थी v3, यहाँ पे कुछ और थी v4, और यहाँ पे कुछ और थी v5। समझ में? अच्छा, ये जो रेट है ये कैसी है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रेट, ये जो स्लोप है, ये स्लोप अगर ये एकदम ऐसे था तो ये बता रहा था कि स्पीड क्या है?
कांस्टेंट। लेकिन अगर ये ऐसे-ऐसे उठता जाएगा तो ये बताएगा कि स्पीड बढ़ रही है। अब ये जितना उठता जाए ये बताएगा कि स्पीड उतनी जल्दी-जल्दी बढ़ रही है। ये ड्रर इतना उठा इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ने की जो रेट है वो अभी कम है। ड्रर और उठा तो स्पीड बढ़ने की रेट और बढ़ गई। यानी कि ध्यान से देखोगे तो ये ढलान जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, ये एक्सेलरेशन वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। यानी कि ढलान ऑफ वीटी कर्व गिव्स अस द एक्सेलरेशन। ढलान ऑफ वीटी कर्व गिव्स अस द एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट? एक्सेलरेशन। ठीक, देखो ये एक्सेलरेशन स्लोप निकालने का जो तरीका होता है मैं बता दूं। अगर ये थीटा है तो हम स्लोप बोलते हैं m, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा होती है। अच्छा, इसके लिए परपेंडिकुलर देखो तो यहाँ पर मान लेते हैं कि स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? चेंज इन स्पीड v2 माइनस v1। और जो इसका टाइम है यहाँ पर मान लेते हैं टाइम इसका t1 है और यहाँ पे मान लेते हैं टाइम इसका t2 है, तो जो चेंज इन टाइम है वो कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर v2 माइनस v1 और बेस है t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t फॉर्मूला अगेन आ गया, समझ में आया? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t फिर से आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही रहता है? क्या ये स्लोप कभी वेरिएबल भी हो सकता है? क्या एक्सेलरेशन कभी वेरिएबल भी हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है। कैसे करो बनेगा? एक और वीटी का ग्राफ, ठीक, ये रहा v, ये रहा t। अब की बार मान लेते हैं कि जो ग्राफ है वो ऐसे बना, ठीक है। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से देखो तो ये ग्राफ को अगर हम और अच्छे से समझे तो इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप है वो देखो, टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप कुछ ये दिखा रहा है, कुछ इतना थीटा। अगर इसको यहां पर देखें तो ये कुछ इतना थीटा दिखा रहा है। तो ध्यान से समझो कि ये जो ढलान है वो धीरे-धीरे बढ़ी हुई। अच्छा, ढलान धीरे-धीरे बढ़ी हुई है, तो ढलान अगर बढ़ती है तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। जबकि पिछले वाले स्लाइड में देखा जाए तो दोनों जगहों पर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था? 0। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ पर अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग स्लोप आएगा, तो अलग-अलग जगह पे निकालने के लिए यहाँ पर a इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। ये क्या होगा? थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है, तो यहाँ का होगा टेन थीटा 1, यहाँ का स्लोप होगा टेन थीटा 2। समझ में आया? और ये एक्सेलरेशन कैसा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस मैं थोड़ा और बताऊंगा और डिटेल में कराऊंगा। ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, ठीक है, जो इस चैप्टर में ही बता दी जाएगी, इसी अगले टॉपिक में बता दी जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में। समझ में आया कि नहीं है? तो ग्राफ एक्सेलरेशन निकालने का दो तरीका हो सकता है। एक तो डायरेक्ट इक्वेशन से निकाला जा सकता है, दूसरा तरीका है कि हम ग्राफिकल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ वाला तरीका कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये 9th क्लास में इससे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कराई जाती है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कराऊंगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कई सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है। डिफरेंशियल तरीका क्लास 11 में पढ़ाया जाता है और वही ज्यादा याद रखा जाता है, पर उसका बेसिक जब 9th में बताया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। हालांकि हम उतने डिटेल में पढ़ते नहीं, पर अब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, समझाया। एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। पर आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने देना चाहता हूँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम और अच्छी चीज़ें और अच्छे डिटेल्स और अच्छे कंटेंट आप तक लाते रहें।